हेलो दोस्तों, और फिर नया एक वीडियो लेकर आ गए हैं और आप लोगों के सामने। और अभी हम सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे थे। जो आपके सामने सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या सब सारे प्रोसेस पढ़ा है। अब हम स्विच इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, उसका हम टार्क इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसका टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टार्क थीटा स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, टाइम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद स्विच इलेक्ट्रिक मोटर क्या तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं SRA, इसको बोलते हैं स्विच इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर तो बात क्या किया जाए, SRM क्या होती है। SRM का मतलब है स्विच इलेक्ट्रिक मोटर। आपका अगर देखा जाए तो जो है कि वेरिएबल रिएक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। इस वेरिएबल रिएक्टेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। कैसे करती होगी वो, इसमें कंसंट्रेट वाइंडिंग होती है और इसका जो रोटर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। देखते हैं कैसे काम करती है, थोड़ा ही देखते हैं। ये आपका रोटर है, ठीक, क्या है, रोटर है। और ये आपका स्टेटर है, क्या स्टेटर है, ठीक। तो क्या है, थोड़ा इधर होना, देखो ये आपका स्टेटर है। अच्छा, ठीक, तो ये आपका अच्छा और आपका चार, ये आपका स्टेटर है। अब कैसे वेरिएबल रिएक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है वही इनको सीखना है। ये आपका रोटर है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है, ठीक। मैं दिखाना आपको, तो इसमें क्या है जो फ्लक्स है लीस्ट रिएक्टेंस प्राप्त। मान लीजिए हमने सप्लाई दी, सिग्नल, इसमें फ्लक्स आया, तो ये क्या करेगा। अब देखिए ये स्विच रिएक्टेंस मोटर, स्विच का मतलब है स्विच के सिद्धांत पर काम करेगी। मान लीजिए आपका 3 स्विच है, 1 2 3 और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक। अब भाई स्विच इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब है स्विच रहेगा S1 S2 और S3 और A डैश B डैश C डैश, ठीक। अब ये स्विच रहेगा। स्विच रिएक्टेंस मोटर का मतलब है जो रिएक्टेंस मोटर ऑपरेट होगी वो स्विच की तरह, मतलब जब इस पोल को इनर्जाइज करेंगे तभी ये ऑन होगी। जैसे हम पोल को डीएनर्जाइज कर देंगे रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रोटर वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर का होगा, इसमें डिटेन टार्क नहीं होता। तो देखा जाए जब हम स्विच इसको ऑन करेंगे, S1 को अगर हम ऑन करेंगे S1 को, तो क्या होगा, ए डैश एनर्जाइज होगी, ए डैश एनर्जाइज होगी। तो आपकी मान लीजिए क्या है, A B C A डैश B डैश, छठो नहीं है, ये आपकी C डैश है, A डैश B डैश और C डैश, 6 पोल्स हैं।
तो हम किसी भी पोल्स को मान लीजिए ए डैश को एनर्जाइज किए, इसको बता लीजिएगा। तो ये आपका स्टेटर है, लिख लीजिएगा स्टेटर है आपका रोटर है, ठीक। ये रोटर पोल्स है, स्टेटर पोल्स है। और इसमें याद रखिएगा स्टेटर पोल रोटर पोल्स इक्वल नहीं होते हैं। स्टेटर पोल्स नॉट इक्वल टू रोटर पोल्स। स्टेटर पोल्स की संख्या रोटर पोल संख्या इक्वल नहीं होती। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसको ऑन किए तो मान लीजिए एक तरफ से हम इसे समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका ये चीज़ है, ठीक। ए डैश को एनर्जाइज किए तो आपका रोटर का जो कंडीशन था पहले क्या था, देखिए मान लीजिए हमने इसको सप्लाई दिया, ठीक, इसे एनर्जाइज किया, तो फिर यहाँ से मिला, फिर हमने इसे एनर्जाइज किया, ठीक। ए डैश है, ठीक। तो हमारा पहले ब्रश इधर था, देखो डॉटेड का मतलब ब्रश इधर था, तो हमारा ब्रश इधर, मतलब एक पोल इधर था रोटर का, दोनों पोल। तो क्या किया, फ्लक्स हमारा लीस्ट रिएक्टेंस पास से देखो इधर आएगी। अब क्या होगा, इस पर टार्क लगेगा, एक टार्क इधर लगेगा, इधर राइट की ओर, और एक टार्क इधर लगेगा लेफ्ट की ओर। तो इधर घुमाना चाहेगा, रिएक्टेंस टार लगता है, क्योंकि हमारा फ्लक्स लीस्ट रिएक्टेंस पास से जाएगा, मोर रिएक्टेंस पास से नहीं। तो इस पर टार्क लगेगा तो इधर घूम जाएगा। अब आपका रोटर ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ पोल्स इधर आ जाएंगे। अब देखो तो मान लीजिए हमने उसी को एनर्जाइज किया, वही दिखा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब हमारा जो यहाँ जो पहले था ब्रश, यहाँ ब्रश है, ठीक। अब कंडीशन में आ गई, तो ये क्या है, ये जो एक्सिस था और ये वाला एक्सिस, तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, क्या है, इनिशियल पोजीशन, और एक फाइनल पोजीशन। तो एंगल बनाए, इसको बोलते हैं स्टेप एंगल। अब यहाँ तक हमारा रोटर ऑन रहेगा, मतलब यहाँ तक रोटर रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे पोल को एनर्जाइज नहीं कर रहे। और जैसे कि एनर्जाइज कर देते हो तो यही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करके चलेगी। ये आपका अब स्टेप एंगल हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टेप एंगल। बीटा आपका क्या होगा, स्टेप एंगल। तो इसको फिर स्विच S2 को ऑन करेंगे, और इस कंडीशन में S2 एंड S3 ऑफ रहेगा, ठीक। ए डैश एनर्जाइज, स्विच N1 ऑन, ए डैश एनर्जाइज, इसको उठा लीजिए। क्या होगा, एनर्जाइज होगा, मतलब स्टेप बनेगा, ठीक। तो अब देखो ये स्टेप एंगल बन गया, इसको उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। तो अब इसके बाद जैसे एनर्जाइज रहेगी यहाँ तक रहेगी, वो आगे नहीं जाएगी। जैसे इसको डी एनर्जाइज कर दो क्या रुक जाएगी, फिर अगला पोल से एनर्जाइज करोगे, फिर एक इधर घूम जाएगी। इसको उतार लो थोड़ा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर काम करता है। जो स्विच इलेक्ट्रिक मोटर है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर काम करता है, वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि स्विच इलेक्ट्रिक मोटर होता है क्या। ये आपका पहले वाला प्रश्न था, ये जो हमने बनाया पहले वाला, हम दिखा रहे हैं कि एंगल कैसे बना। इधर कोताली हो गए। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है, इसमें स्टेटर पोल रोटर पोल्स इक्वल नहीं होते। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, अब हमने क्या किया, बी डैश को एनर्जाइज किया, बी डैश को एनर्जाइज किया, तो इसको ताली हो गए। तो मान लीजिए
इसको इधर बना देते हैं। अभी पोल्स ई वाला इधर होगा, बी बी डैश इधर मान लीजिए। चलो बी बी डैश इधर बना देते, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, तो इसको मिटाओ। चलो अब ए इधर इसको मिटाओ। चलो चल पूरा मिटा। तो हमारा जो रोटर पोल्स है अब क्या है, अब हमारा पोल्स तो यहाँ रहेगा रोटर का। हमने यहाँ एनर्जाइज किया किसको, बी बी डैश, बी बी डैश मतलब बी बी डैश। ठीक, तो जब एनर्जाइज किया और थोड़ा दूर होना है, बी और बी डैश। ठीक, चलो फिर इसको मान लीजिए। अब बी बी डैश को हमने यहाँ एनर्जाइज बी डैश, तो हमारा जो यहाँ था ये मान लो। अब क्या होगा देखो, पोल सब हमारा यहाँ था रोटर का, तो जैसे एनर्जाइज किया, जैसे यहाँ फ्लक्स दिया तो क्या हुआ, फ्लक्स दिया तो हमारे यहाँ से फ्लक्स निकल के ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि रोटर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है, इसमें डिटेन नहीं होता। तो हमारा रोटर बी से बी डैश की ओर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमने स्विच S2 को ऑन किया, स्विच S2 ऑन है, स्विच S2 ऑन है, बी बी डैश एनर्जाइज है और S1 S3 ऑफ है। अब इसका फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, घूम जा इधर, देखो क्लॉक वाइज घूम रहा, इधर लगाएगा। तो अब देखो इधर आ गया। अब यहाँ एक कंडीशन ये थी, क्या एक कंडीशन है, देखो एंगल बनाना है तो बीटा एंगल बन रहा है। ठीक, अब यही स्टेप है कि इसका आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप रोटेट, जितना एनर्जाइज कर रहे हो उतना जा रहे हैं, जितना एनर्जाइज कर रहे हो उतना जा रही है। तो इसीलिए स्विच रिलेक्टेंस मोटर इसका नाम, क्योंकि जितना स्विच ऑन रहेगी या जितना ऑन रहेगी बस उतना जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसको बना लीजिए। अब तीसरा वाला नीचे बना दे रहे हैं। अब यहाँ थी, मान लो अभी कंडीशन यहाँ थी, अब हमारा पोल से यहाँ है सी डैश, अरे पोल से यहाँ है सी। ठीक, तो हमने इसको एनर्जाइज किया है, फिर ठीक, तो हमारा जो रोटर पोल्स का वो इधर आ जाएगा। ठीक, ठीक, सी डैश सी, ठीक, सी डैश सी। ठीक, तो अब देखो, तो यहाँ था, तो हमारा फ्लक्स यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ फोर्स इधर लगाएगा कि तुम इधर आ जाओ, एक फोर्स इधर लगाएगा तुम इधर आ जाओ। अब यहाँ घूम के यहाँ आ गया, एक कंडीशन आपकी यहाँ। अब देखो फ्लक्स लीस्ट रिलेक्टेंस पाथ प्रदान करें, अब फ्लक्स इधर जाएगा। ठीक, तो फ्लक्स हमारा लीस्ट रिलेक्टेंस पाथ चाहता है, क्योंकि वेरिएबल रिलेक्टेंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है। अब एक कंडीशन कब हुई, जब हमारा S3 ऑन और C डैश एनर्जाइज्ड और S1 S2 क्या होगा, ऑफ। तो हमारा हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा
इलेक्ट्रॉन्स मोटर है वर्क कैसे कर रहा है, मतलब स्विच इलेक्ट्रॉन मोटर स्विच पर वर्क कर रहा है, इसलिए स्विच इलेक्ट्रॉन मोटर। वेरिएबल इलेक्ट्रॉन मोटर स्विच इलेक्ट्रॉन मोटर दोनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। जब तक एनर्जाइज रहेगा तब तक ये उसी पर स्थिर रहेगा, उसके आगे नहीं, जैसे एनर्जाइज वही रुक जाए, फिर एनर्जाइज करोगे तब, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके घूम रहा है आपका, ऐसे वर्क करेगा। तो इंक्रीज रिजोल्यूशन भी हो जाएगी, हाई स्टेपिंग रेट भी हो जाएगा, ठीक, लो इनर्शिया भी है। इसका हम अगर बना लीजिए वो बनाए, उसको क्या बोलते हैं, स्विच बना दिया है, ये स्विच ऊपर वाला बना लीजिएगा, ऐसा कंडीशन बना लीजिएगा। जैसे एनर्जाइज करते हो तो स्टेप एंगल बन जाता है। तो स्टेप एंगल का फार्मूला क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेप एंगल बीटा टी एस माइनस टी आर अपन टी एस इंटू टी आर, इसको उल्टा लियोगे और 360, एक तरीका है हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इधर को ऊपर का उतार लियो, दूसरा तरीका क्या है स्टेप एंगल निकालने का, 360 नंबर ऑफ स्टेटर फेज, नंबर ऑफ रोटर टीथ। चलो निकालते हैं। तो इसको उतार लीजिए, इसका नाम ही स्विच भाई, स्विच से वर्क कर रहा है। जब तक स्विच ऑन रहेगा मोटर घूम जाएगा, ऑफ रहेगा तो रुक जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो देखा जाए तो स्टेटर पोल्स कितना है, स्टेटर टीथ या स्टेटर पोल, टी एस इक्वल टू 6, टी आर इक्वल टू 4। चलो देखते हैं। तो बीटा पहले वाले फार्मूले से मंगाओ, 6 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 4 360, 2 इंटू 6 इंटू 4 360, 12 12 36, मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाई स्टेपिंग रेट, लो हाई स्टेपिंग रेट, इंक्रीज रिजोल्यूशन। और इससे देखें बीटा 360, स्टेटर फेज मान लीजिए 3 फेज हमने लगा दिए, और टी आर की वैल्यू कितनी है 4, यह से 30 अंसार, मतलब दोनों से 30 अंसार आ रहा है। तो स्टेप एंगल कितना बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। तो हाई स्टेपिंग रेट होगा, इजी टू रिजोल्यूशन होगा, लो इनर्शिया भी होगी इसका बता लीजिए था स्टेप एंगल। इसका अगर हम टेबल बना दें, एस ए एस बी एस सी, आई स्टेप एंगल, अगर स्टेप एंगल बनाए तो पहला स्विच ऑन था और सब आप थे, यहाँ 0 बनेगा, 0 1 1। अब यस भी ऑन रहेगा तो यहाँ बीटा एंगल बनेगा। अब मान लीजिए 0 1 1 0, तो 2 बीटा, मतलब 30 30 दूनी 60, ऐसे करो ना, ये 0 बन रहा है, 30 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है। अगला देखो क्या बनेगा, 1 0 0, अब 3 बीटा मतलब 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। ये आपका क्या बना, टेबल बना, स्विच रिएक्टेंस मोटर का, बता लीजिए। तो हमने टेबल बना दिया। क्या बना दिया,
टेबल बना दी है। इसमें पोजीशन सेंसर भी होता है कि रोटर की पोजीशन को सेंस करेगा, कहाँ से कहाँ हमारी स्थिर है। ठीक, तो स्टेप एंगल भी निकाल लिए, 30 एंगल बन रहा है, मतलब हाई स्टेपिंग रेट। ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टेपिंग रेट होगा उतना ज़्यादा इसका, जितना कम स्टेपिंग रेट होगा उतना इसका ज़्यादा यूज हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। हम लोग ने आपको जब रिलक्टेंस आपका स्टेप मोटर पढ़ा रहे थे तो स्टेप मोटर में आपका 3 प्रकार से बताए थे, एक वेरिएबल, एक परमानेंट मैग्नेट और एक हाइब्रिड मोटर। तो तीनों मोटर आपको बताए थे कि कैसे होता है, क्या होता है, इधर तो बता दियोगे। तो भाई उसका नाम है स्विच। भाई स्विच से आना हो रहा है, इसका टेबल भी बना दिया, इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा होना है जो पूछता है। आप लोग अगर बना दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक मोटर तो है मगर स्विच पर ऑपरेट हो रहा है। जितना देर स्विच ऑन रहा है उतना देर हमारा मोटर घूम रहा है, उसके बाद नहीं घूम रही, तो बारी बारी कर से घूम रही है। इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाए, क्या बना ब्लॉक डायग्राम, थोड़ा देखते हैं। पावर कन्वर्टर, पावर कन्वर्टर, उसके बाद ये सारा स्विच रिलेक्टेंस मोटर, ये यहाँ से यहाँ गए। अब इसको यहाँ पोजीशन सेंसर, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर, सिग्नल, और इसे हो जाएगा प्रोसेसर। ये हो गया सिग्नल प्रोसेसर। करंट सेंसर, करंट सेंसर और सिग्नल प्रोसेसर। यहाँ से यहाँ, अब यहाँ कंट्रोलर, यहाँ पोजीशन सेंसर करता है रोटर के लिए सर, पोजीशन सेंसर। हाँ, यहाँ से हमने दिया डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। ये ब्लॉक डायग्राम है स्विच इलेक्ट्रिक मोटर का, आप लोग बता लीजिए। तो ब्लॉक डायग्राम आ जाता है कभी कभी स्विच इलेक्ट्रिक मोटर का, तो आप लोग बता लीजिए। अगर आ जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं कि किसका ब्लॉक डायग्राम। तो देखो यहाँ क्या होता है, डीसी सप्लाई दिए तो यहाँ पावर कन्वर्टर होता है। डीसी सप्लाई तो हम ऐसी दिए तो स्विच कैसे गया, तो यहाँ पोजीशन सेंस करेगा कि रोटर कहाँ पर है, कैसे घूम रहा है, तो पोजीशन सेंस। उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर होगा, कंट्रोलर को जाएगा, कंट्रोल करेगा, फिर पावर कन्वर्टर करेगा। देन ऐसे होता है। ऐसे करंट सेंसर, इसमें करंट सेंस करेगा कि जो हमारा स्विच इलेक्ट्रिक मोटर है करंट का कैसे बिहेवियर है, करंट सेंस करेगा, करंट जा रहा है कि, तो उसके बाद सिग्नल प्रोसेसर, तो उसके बाद कंट्रोलर, फिर पावर। तो देन यही वर्क चलता रहेगा। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ये आपका स्विच इलेक्ट्रिक मोटर की तरह है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करेगा।
तो अब हम इसका स्विच रिएक्टेंस का मोटर का टार्क का इक्वेशन थोड़ा जनरेट कैसे करेंगे वो देखना है। तो टार्क का इक्वेशन अगर जनरेट करेंगे तो देखा जाए तो मान लीजिए आपका थोड़ा एक ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा दूर से बनाएंगे। क्या आपका मान लीजिए ये आपका ठीक, यहाँ से रोटर अलाइन, अब यहाँ से थीटा एंगल ठीक, यहाँ से आपका यहाँ से आपका आर है और यहाँ से आपका साई है, साई मतलब फ्लक्स लिंकेज, और ये आपका आई है, ये अलाइंड है और अनअलाइंड अलाइंड। यहाँ आपका थीटा बनेगा, ये जो है आपका ये जो बनता है ये आपका एनर्जी स्टोर है। जब हमारा इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर रहा है, स्विच ऑफ है, इस कंडीशन में स्विच ऑफ है। क्या है? स्विच ऑफ है। इस कंडीशन में स्विच ऑन है, और जब स्विच ऑन है तो यहाँ जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो एनर्जी कुछ स्टोर होगा, W कुछ एनर्जी स्टोर होगा, क्या होगा? W। तो जब हमारा स्विच ऑन होना होता है तो लाइन पोजीशन में होता है, अनलाइन नहीं होता, क्योंकि हमारा उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स स्थिर होता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तैसे हमारा फ्लक्स लाइन होता है, हमारा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके लिखते जाएंगे। एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी रिवोल्यूशन पर फेज, तो इसमें क्या होगा? NR इक्वल टू W, NR इक्वल टू W। अब लिखेंगे फिर एनर्जी कन्वर्टेड पर रिवोल्यूशन। यहाँ क्या हो जाएगा? एनर्जी कन्वर्टेड पर रिवोल्यूशन स्मॉल m हो जाएगा और NR इक्वल टू W हो जाएगा। ना चाह लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं एक बार और, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड है डेवलप लिखा, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप हो गई, कन्वर्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि डेवलप हो रही है, डेवलप पर सेकेंड। एक बार तो जब हम इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कन्वर्ट किए तब तो रिवोल्यूशन पर फेज, उसके बाद जब एनर्जी कन्वर्टेड पर रिवोल्यूशन तो स्मॉल m, और ये क्या हो जाएगा आपका m NR ओमेगा और ओमेगा पाई 2 इतनी हो गई। ताली जी ए टार्क का इक्वेशन है, स्विच रिएक्टेंस मोटर का टार्क इक्वेशन है, लिख लोगे टार्क इक्वेशन, थोड़ा जल्दी बता लीजिए तो आपका हो जाएगा
तो ये कौन सी कंडीशन है? जब ये स्विच ऑफ था, जैसे स्विच ऑन किए तो हमारा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट हो रहा है, उस समय एनर्जी स्टोर है W, वही एनर्जी स्टोर हमने यहाँ दिखा दिया जो ग्राफ से। बता लिए होंगे इधर साई और आई के बीच में हमने ग्राफ खींचे। अब हम आगे लिखेंगे क्या? मैकेनिकल पावर डेवलप लिखेंगे, मैकेनिकल पावर डेवलप। अब मैकेनिकल पावर डेवलप अगर लिखें तो यहाँ क्या है? मैकेनिकल पावर डेवलप PM, क्या लिखेंगे? PM कितना है? स्मॉल एन आर कैपिटल ओमेगा स्मॉल ओमेगा अपान 2 पाई। अगर टार्क लिखें, टार्क इक्वेशन, टार्क डेवलप, टार्क कितना डेवलप होगा? टार्क डेवलप तो कितना होगा? P बराबर ओमेगा T होता है और N R कैपिटल स्मॉल ओमेगा अपान 2 पाई कट गया। तो टार्क इक्वेशन क्या निकला अभी? N कैपिटल W पर 2 पाई। नेक्स्ट चीज़ आ गया, इतना उतार लीजिए, इधर वाला उतार लीजिए, तो आपका टार्क इक्वेशन हो गया। अब देखा जाए इसके आगे अगर हम लिखा जाए तो लिखेंगे अप्लाई टू लाभ, अप्लाई टू फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेट, अप्लाई फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इक्वल टू डी साइन आई थीटा अपन dt, ये dt। अब आई है, ये आपका आई है, तो साई आई थीटा क्या है? फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ लिखेंगे साई आई थीटा क्या है? आपका फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज क्या है? फ्लक्स लिंकेज है। साई आई थीटा क्या है? आपका फ्लक्स लिंकेज है। और उसके बाद तब आप इसको यहाँ लिखेंगे डी फाई आई थीटा अपान डी टी और एल डी आई बटे डी टी प्लस इधर कर दोगे तो डी एल बटे डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी टी, ये ओमेगा हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल डी आई बटे डी टी प्लस आई ओमेगा डी एल बटे डी थीटा। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको उतार लीजिए। यल क्या है? इंटरनल इंडक्टेंस है। यल आपका इंटरनल इंडक्टेंस है, लिख लीजिए, यार लिख लीजिएगा, यल आपका इंटरनल इंडक्टेंस है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। और यह इंटरनल इंडक्टेंस, ठीक, ये इंटरनल इंडक्टेंस है। तो आज हमको पूरा करना है, तो पूरा करना है
क्या है? इंटरनल इंडक्टेंस। अब आगे हम लिखें, इसके आगे तो क्या लिखेंगे? अब मैग्नेटिक ईएमएफ लिखेंगे। मैग्नेटिक ईएमएफ कितना ईएमएफ होगा? ई और आपका एल डी आई बटे डी टी और प्लस डब्ल्यू आई डी एल बटे डी थीटा। अब पावर डेवलप अगर लिखे तो पावर डेवलप अगर पावर डेवलप लिखे तो ई आई का दोनों साइड गुणा कर देंगे, डी आई बटे डी टी प्लस ओमेगा आई स्क्वायर डी एल बटे डी थीटा। तो पावर डेवलप पे आपका पावर डेवलप आपका हो जाएगा पावर रिसीव्ड। ये जो पावर डेवलप हो, पावर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई पे कितना रिसीव्ड हो रहा है? पावर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, ये आपका ई आई हो जाएगा और एल आई डी आई बटे डी टी प्लस ओमेगा आई स्क्वायर डी एल बटे डी थीटा। डाल लीजिए, तब डाल लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, डाल लीजिए। ऊपर वाला इधर वाला डाल लेंगे। अब देखा जाए एनर्जी स्टोर होगी ना भाई, हमने बताया था एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्टोर होती है? इंडक्टर में होगी ना भाई, तो कितनी होगी? डब्ल्यू ई 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिख सकते हैं पावर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, पावर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना होगा? डी डब्ल्यू ई अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा? 1/2 एल 2 आई और डी आई बटे डी टी और प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा हो जाएगा। तब कट जाएगा एल आई डी आई बटे डी टी प्लस ओमेगा हो जाएगा 1/2 ओमेगा आई स्क्वायर डी एल बटे डी थीटा। तो आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 3 इधर वाला ताली हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? मैकेनिकल पावर डेवलप क्या लिखेंगे? आपका ई डी डब्ल्यू ये हो जाएगा, मान लीजिए। डी डब्ल्यू बराबर ही निकल गया। ताल लीजिए एक मिनट। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको मिटा दें, थोड़ा याद रखिएगा। मैकेनिकल पावर डेवलप हम लिखेंगे। मैकेनिकल पावर डेवलप कितना हुआ लास्ट में? मैकेनिकल पावर डेवलप
तो PM इक्वल टू क्या होगा, पावर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, पावर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई और ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही वाला चीज लिख दिए, यही वाला घटा देंगे फील्ड, तो ऊपर वाला डाल देते हो। आपका ये वाला पावर है, पावर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई, कितना सप्लाई था उसमें LI था, क्या था LI और DI/dt था और प्लस ω/I² था, यही था शायद, और DL/dt था, यही था। आप लोग चेक करिएगा, शायद यही था, मुझसे भी गलती हो सकता है। हाँ यही था। अब उसके बाद माइनस ये वाला है क्या, LI और DI/dt और प्लस 1/2 ω/I² DL/dθ। अब अगर इसको घटा दोगे PM बराबर, तो PM बराबर क्या निकलेगा, PM बराबर आपका निकला क्या है, 1/2 ω/I² DL/dθ, मैकेनिकल पावर डेवलपमेंट। अब अगर हम टार्क डेवलप करें, टार्क डेवलप, टार्क डेवलप करें तो P बराबर ω/T हो जाएगा, 1/2 I² DL/dθ, ओमेगा से ओमेगा कट गया, T इक्वल टू 1/2 I² DL/dθ। तो फाइनल आपका ये आ गया, टार्क इक्वल टू 2 I² DL/dθ। उठा लीजिए, इधर उतार लिए होंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जामों में आता है। इसका अगर हम ग्राफ खींचे, ग्राफ, अगर हम ग्राफ खींचे तो यहाँ एक ग्राफ खींचिए, ग्राफ आता है, ग्राफ यहाँ आपका डाटेड यहाँ से, और इसके बाद ये आपका डाटेड ठीक। तो आपका एक ग्राफ तो मिल गया, एक ग्राफ तो आपका ही मिला। ये आपका साइन, ये आपका साइन हो गया, ये आपका करंट हो गया आई इंडक्टेंस का, और अगर झुकाना चाहता हो झुका सकते, इंडक्टेंस हो गया। और टार्क इक्वेशन हो गया, ठीक। टैप ग्राफ हो गया, यहाँ आपका ये थीटा ऑन हो गया, और यहाँ आपका ये यहाँ जहाँ दो है ये थीटा ऑफ, ये थीटा ऑन, ये थीटा ऑफ। और अगर हम टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक खींचें, ये टार्क हो गया, ये हो गया स्पीड, यहाँ एक ग्राफ मिला, इसको बोलते हैं V1, इसको बोलते हैं V2, इसको बोलते हैं V3,
है क्या होगा V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। इसको बता लीजिए। अब एक और ग्राफ खींचेंगे, कौन सा? I इंटू थीटा के बीच 3 ग्राफ खींचेंगे, 4 जो है, एक स्पीड टाइम के बीच खींच दें। स्पीड टाइम के बीच, ये स्पीड है, ये क्या है? स्पीड है और टाइम है। ठीक है, स्पीड टाइम के बीच ग्राफ है, इसको याद रखिए। एक ग्राफ आपका एक ग्राफ आपका आता है थीटा, आई पी एच इंटू थीटा। तो यहाँ आपका एक मीडियम स्पीड है, यहाँ हाई स्पीड, मीडियम और लो स्पीड। ठीक, ये आपका लो स्पीड है, लो स्पीड। ये आपका मीडियम स्पीड, ये आपका क्या है? ये आपका मीडियम स्पीड है, ये आपका हाई स्पीड है। क्या है? हाई स्पीड है। और उसके बाद आपका ये हो गया 3 ग्राफ, एक टार्क स्पीड, एक स्पीड टाइम, और एक आई और थीटा, एक टार्क थीटा। आपका टार्क हो जाएगा थीटा, इसको ताल लीजिए आप लोग। एक आपका हो जाएगा ये हो जाएगा I3, I2, I1। यहाँ क्या हो जाएगा? I1 ग्रेटर देन I2 एंड I2। इसको बोलते हैं टार्क रोटर पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? टार्क रोटर पोजीशन कैरेक्टरिस्टिक, लिख लीजिए। तो हमने ग्राफ खींच दिया, चारों ग्राफ बता लीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कल कुछ छूटा होगा तो हम लिखा देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।